इश्क में कौन बता सकता है किसने किसको सच बोला। ये तो आज मुश्ताक साहब ने लिखा, लेकिन ये बात क्या भ्रष्टाचार पर भी लागू हो सकती है? जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी हारता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे 100% रिसर्च वाले शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सकें। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी लगातार एक्शन में है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद अब ईडी की जांच का दायरा नेशनल हेराल्ड के दफ्तर तक पहुंच गया। ईडी ने लगातार दूसरे दिन कार्रवाई करते हुए दिल्ली के हेराल्ड की जो दफ्तर की बिल्डिंग है उसमें यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया। बताया मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। यंग इंडिया के दफ्तर को सील किया गया है, ऐसी कार्रवाई बताई जा रही है। हेराल्ड बिल्डिंग जो दफ्तर दिल्ली में स्थित है उसकी बिल्डिंग, वहां पर यंग इंडिया कंपनी को ऑफिस को सील कर दिया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने लगातार दूसरे दिन ये छापेमारी की है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत अब तक 16 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ईडी ने दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस की चौथी मंजिल पर जो उनका दफ्तर है वहां छानबीन की और उसके बाद उनके एक कमरे को सील कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने ये कार्रवाई की है, ईडी का कहना है, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद ये कार्रवाई की गई। आपको जानकारी होगी कि सोनिया के साथ 3 राउंड की, सोनिया गांधी जी के साथ और राहुल गांधी के साथ 5 दिनों तक लगातार पूछताछ हुई। दफ्तर सील होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के दफ्तर पर बहुत सारे कार्यकर्ता जमा हो गए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर पर भी उस तरह से लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और कांग्रेस जो है वहां पर जमावड़ा कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में पिछले 2 महीने से लगातार ईडी कार्रवाई में लगी हुई थी। इसी कड़ी में पहले तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार कई दिन सवाल जवाब हुए। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई। इस दौरान कांग्रेस ने जगह जगह पर जमकर हंगामा किया था। कांग्रेस के दिग्गज नेता, कार्यकर्ताओं ने सब ने वहां पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान कई जगह चक्का जाम और रेल रोकने की भी कोशिश की गई। नेशनल हेराल्ड मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है ये देख लेते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ हुई। सोनिया गांधी से 3 दिन तक लगातार पूछताछ हुई है। उसमें 12 घंटे सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की। 21 जुलाई को 3 घंटे सवाल जवाब हुए, फिर 26 जुलाई को 6 घंटे पूछताछ चली और उसके बाद 27 अगस्त को ईडी ने 3 घंटे तक सोनिया गांधी, जो कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष हैं, उनसे पूछताछ की। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने लगातार सोनिया गांधी से पहले राहुल गांधी से भी 5 दिन तक पूछताछ की थी। राहुल गांधी से 50 घंटे से ज़्यादा समय तक ये पूछताछ की गई। ईडी की कार्रवाई पर राहुल गांधी भड़क गए। आज वो दिल्ली में नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो अपने दौरे पर थे वहाँ उस पर प्रदर्शन किया, नाराजगी दिखाई और बीजेपी पर सिर्फ 2-3 लोगों के लिए काम करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बीजेपी बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। BJP wants to do is BJP wants that nothing in India should be made by small and medium businesses. They want that everything should be made by 2 or 3 of their favorite big business people. That is why they changed these rules. Okay? Their entire idea is to take the money out of these people's pocket, right, and put it into rich businessmen's pocket. Thank you very much. आज सारा देश देख रहा है 24 नंबर अकबर रोड के सामने, 10 जनपद के सामने, 12 तुगलक लेन के सामने किस तरीके से दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बल हमारे पार्टी हेडक्वार्टर्स, सोनिया गांधी जी की रेजिडेंस और राहुल गांधी जी के मकान को भी घेर लिया है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी,
इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल लें। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं। कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले आज के हमारे सवाल इस कार्यक्रम को लेकर, इस पूरी एक्शन को लेकर। पहला सवाल है कि क्या जो ईडी ने कार्रवाई की है वो बदले की भावना से की गई कार्रवाई है? अगर घोटाला नहीं हुआ है तो फिर कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है इस पूरी कार्रवाई का? और तीसरा सवाल, क्या 10 जनपद ईडी का अगला निशाना होगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के डॉक्टर अजय उपाध्याय, एनसीपी के ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब, भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमपी चिंतामणि मालवीय जी और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्वनी दुबे साहब। इनसे हम लोग चर्चा करेंगे कि पूरी इस कार्रवाई पर, और इसके साथ मेरे जो सहयोगी हैं वो भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जी, मेरे सहयोगी रवि सराफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो कांग्रेस ऑफिस पर लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, क्या एक्शन है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या नाराजगी है कांग्रेस की वहां पर? बिल्कुल विजय जी, देखिए अगर कांग्रेस पार्टी की नाराजगी की बात करें तो नाराजगी इस बात की है, और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो ये बात उठा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जब आज शाम कार्रवाई की, यानी कि बैरिकेटिंग्स लगाया, अकबर रोड पर डिप्लॉयमेंट किया, तो इसकी सूचना कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नहीं दी गई। यहाँ तक कि नेताओं को कांग्रेस कार्यालय आने से रोका गया और एक नोटिस भी दिया गया है कांग्रेस कार्यालय में तमाम उन नेताओं को कि 5 अगस्त को जो बड़ी एक प्रदर्शन करने की तैयारी दिल्ली में की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री के आवास को घेरने की तैयारी है, राष्ट्रपति भवन तक जाने की तैयारी है, उसकी अनुमति नहीं है। यानी कि जो एक बड़ी रणनीति कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है 5 अगस्त को, उसकी अनुमति दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं रवि, अभी कुछ देर पहले वहां पर कांग्रेस के जो नेता हैं, कई बड़े नेता मौजूद थे। कौन कौन से बड़े नेता वहां मौजूद थे और वो अब चले गए हैं या मौजूद हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस मुख्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रमोद तिवारी और तमाम जो दिल्ली में कुछ सांसद मौजूद हैं वो कांग्रेस मुख्यालय में आए हुए थे। 5 अगस्त को लेकर रणनीति तैयार कर रहे थे और तमाम नेता तकरीबन 1 घंटे तक बैठे रहे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और नाराजगी जताई गई। उसके बाद एक एक करके तमाम नेता चले गए, इस बात को कहते हुए कि 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी बड़ा प्रदर्शन करेगी, बड़ा रैली करेगी, भले ही दिल्ली पुलिस इसकी अनुमति दे या फिर ना दे। हालांकि 8 वर्षों की अगर बात करें तो अब तक प्रधानमंत्री के आवास के बाहर ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं देखा गया है पार्टी की तरफ से, पर एक आह्वान किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि 5 अगस्त को हम प्रधानमंत्री के आवास का भी घेराव करेंगे, राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे तमाम अपने सांसदों को लेकर। तो अब देखना ये होगा कि हालांकि अनुमति नहीं दी गई है, उसके बावजूद भी कैसे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रदर्शन करते हैं और अपनी जो रणनीति जो बना रहे हैं एक सरकार को घेरने की, महंगाई को लेकर सड़क से संसद तक, उसको पूरा करते हैं। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि अपडेट किया आपने, और भी अपडेट कुछ हो तो हमें तुरंत बताइएगा। हमारे सहयोगी थे रवि सराफ, जो लगातार कांग्रेस ऑफिस पर लगे हुए हैं और हमें अपडेट कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बीएम श्रीवास्तव साहब हैं, एनसीपी के नेता हैं, चिंतामणि मालवीय जी हैं और अश्वनी दुबे साहब हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मान लिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, तो ईडी कार्रवाई कर रहा है, तो इतने नाराज होने की क्या बात है? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, विद्वान पत्रकार हैं, और मैं मानता हूं कि आप एक निरपेक्ष पत्रकार भी हैं। ईमानदारी के साथ आप अपनी बातों को रखते हैं जी। आप ही खुद जज कीजिए और बताइए, 2015 में जिस केस को इसी ईडी ने कहा कि अब जरूरत नहीं है ऐसे केस की, केस जो है वाइंड अप कर देना चाहिए। 2015 से 2022 तक सरकार जो है कान में तेल डाल करके बैठी रही। क्या ऐसा हो सकता है कि अचानक सरकार के कुंभकर्णी निद्रा में कोई आकर के विघ्न डाल दिया और विघ्न डालने के कारण सरकार जो है ईडी को फरमान जारी कर दी कि अब जाइए, गांधी परिवार और कांग्रेस ऑफिस और नेशनल हेराल्ड जो अखबार देश के स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज रही, उसके ऑफिस पर जाकर के आप छापा मारना शुरू कर दीजिए।
ये अचानक तो नहीं हुआ है, इसके पीछे कारण है, वो कारण बताना चाहता हूं मैं। दो कारण महत्वपूर्ण है। पहला कारण है सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पहले बात तो है कि बार बार देश में सांप्रदायिक हिंसा का माहौल बनाना चाहती है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, 80-20 के नाम पे, चर्बी और गर्मी के नाम पे एक अजय जी, लेकिन ईडी की कार्रवाई से क्या लेना देना इस बात का? 10 सेकंड नहीं, आप 20 पहला सेकंड तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पहला काम एक कर रही है, जो पूरे देश में ऐसा नैरेटिव चल रहा है और इसमें भाजपा के कार्यकर्ता संलग्न है, ये सरेआम देखा गया है। दूसरी तरफ जो प्रतिपक्ष है, विरोधी दल है, कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नाते महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी इस सरकार ने लगाया, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार के इन नाकामियों को उजागर करने का काम कर रही है। क्या ये एक प्रतिपक्ष के नाते ये करना नहीं चाहिए? बिल्कुल। 5 अगस्त को भी है जी, 10 सेकंड आपके व्यूअर्स जानना जरूरी है। 5 अगस्त को पार्लियामेंट के सारे सांसद राष्ट्रपति भवन पैदल मार्च कर करके उनको ज्ञापन देने वाले थे इन 3 मुद्दों पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, खाद्य पदार्थों पर भी सरकार ने जो जीएसटी लगाई है। प्रधानमंत्री निवास को कहीं ना कहीं वहां हम एक प्रदर्शन करने वाले थे कांग्रेस के साथ ही, और सभी राज्यों में जो होगा राज्यपाल के को हम ज्ञापन देंगे और प्रदर्शन करेंगे जनता के इन मुद्दों पर। सरकार अपनी नाकामी छुपाना चाहती है, सेंसेशनल एक माहौल बनाना चाहती है ताकि मीडिया के लोग जो है मुद्दे ईडी को लाएं और मुद्दा जनता के जो है वो भूल जाएं। हम जनता के मुद्दों प्रोफेसर चिंतामणि, उठाते रहेंगे। प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, एमपी भी रहे हैं। अजय जी कह रहे हैं कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, और फिर राहुल जी ने कहा कि 2-3 लोगों के लिए पूरी पार्टी काम करती है। फिर कुछ लोगों ने कहा विपक्ष में कि केवल आपको विपक्ष के जो नेता हैं या विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हीं पर ईडी की कार्रवाई दिखाई देती है। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि अजय उपाध्याय जो विषयांतर कर रहे हैं, वो एक शब्द भी एजेएल पर नहीं बोले, वो एक शब्द भी नेशनल हेराल्ड पर नहीं बोले, वो एक शब्द भी घोटाले पर नहीं बोले। कोई बात, कोई सफाई, कोई तथ्य, कोई आंकड़ा उन्होंने नहीं दिया। वो केवल आरोप लगाते रहे, विषयांतर करते रहे। वस्तुतः विषयांतर की कोशिश कांग्रेस की। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, वो 2-3 उद्योगपति है, कई सालों से रट रहे हैं, उनकी बात पर जनता कोई ध्यान देती नहीं है और वो वैसे ही वृथा प्रलाप करते हैं। उनकी बातों का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो तथ्यों पर, तर्कों पर, आंकड़ों पर, प्रमाणों पर बात नहीं करते, केवल आरोप भर लगाते हैं। और अगर उनके पास लेकिन मालवीय साहब, आपको भी पता है, आपके बहुत सारे मित्र हैं। मैं एक छोटी सी एक सवाल जोड़ना चाहता हूं, आपकी बात आप कहिएगा। आपके कई मित्र हैं, मतलब मित्र का मतलब जिनको आप जानते हैं, उन पर भी ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए। वो अजय जी के मित्र नहीं, आपके मित्र हैं, तो उन पर कार्रवाई नहीं होती। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। देखिए, जो तमाम एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स है और सीबीआई है और तमाम जो भी एजेंसियां हैं अर्थ के क्षेत्र में काम करने वाली, वो अपना काम करती है। अगर कहीं ऐसा लगता है तो पकड़ाई में आता है। गुजरात में 30,000 करोड़ की अगर कोई हेरोइन या जो भी मादक पदार्थ पकड़ने में आया तो ये सरकार की एक उपलब्धि है। तो मैं इस विषय पर आना चाहता हूं क्योंकि आज एक संदर्भित विषय है आपका। तो जहां तक इसकी बात है, ये बात सूर्य के प्रकाश की तरह साफ है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आप देखिए कि उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं, बड़ी संख्या में सैकड़ों शेयर होल्डर्स जिन्होंने उस समय पैसा दिया। अमिताभ बच्चन के परिवार के पास 1 लाख शेयर है, जो सिंधिया परिवार है उनके पास शेयर है, और जो वकील है, ठीक है, उस समय के कई उनके पास वकील है, तो उनके पास शेयर है। तो ऐसे तमाम शेयर होल्डर्स का क्या? आपने जो है एक कंपनी जो अखबार चलाती थी, कौमी आवाज चलाती थी, और जो भी 2-3 अखबार वो चलाते थे, आप बताइए कि अखबार बंद हो गया तो आपने उस पूरी संपत्ति को 90 करोड़ का लोन दिया और 50 लाख की कंपनी बनाई। वो सारा इशू तो हो गया, उस पर हम सवाल अब उससे आगे चल रहे हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, जो चिंतामणि जी भी बात कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से बार बार ये बात हो रही है कि जिन लोगों के खिलाफ मामले हैं उन पर ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए विजय जी, कानून से ऊपर तो इस देश को कोई नहीं जी। जितने हम सब लोग हैं, ये कानून भी लोकसभा और विधानसभाओं में बैठकर हमारे लॉ मेकर्स ने बनाए, वो भी सब भारतीय हैं जी। और कानून का पालन करने की भी जिम्मेदारी सभी लोगों की है। कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर जी और कानून की कार्रवाई पर मैं सोचता हूं कि शायद किसी को भी शिकायत नहीं जी। नाराजगी जो आ रही है अभी, वो आ रही है जो ईडी के अधिकारी हैं उनके पक्षपातपूर्ण तरीके के कारण।
क्योंकि उनका जो तरीका है, जो उनका कार्य करने की शैली है अभी, वो पूरी तौर से पक्षपातपूर्ण है। मैं ये नहीं कहता कि खाली नेशनल हेराल्ड के मामले में या आदरणीय सोनिया जी के मामले में, आदरणीय राहुल जी के मामले में, आदरणीय संजय राउत जी के मामले में, अगर इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो ऐसे और भी बहुत सारे प्रकरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए हैं, जिसकी लगातार मांग विपक्ष के लोगों ने भी की है। आपकी मीडिया के माध्यम से भी वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन पे हैं, लेकिन उसमें कभी भी किसी भी स्थिति में आज तक ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये ईडी का जो पक्षपातपूर्ण तरीका है, सबसे ज्यादा नाराजगी और शिकायत उसके कारण उपजी है। मतलब आप इससे नाराज नहीं है कि सोनिया जी पर या ईडी पर जो हेराल्ड ऑफिस पर जो कार्रवाई हुई है उससे तो आप नाराज नहीं है ना? होने देना उसको। देखिए अगर ये तर्क संकट है और वाकई इसके पीछे कोई बदनीयती नहीं है तो मैं सोचता हूं किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन हम लोगों को सबों को ऐसा लगता है कि इसके पीछे बदनीयत है। ये तो जांच से पता चलेगा ना सर, ये तो जांच से पता चलेगा कि बदनीयत है कि नीयत है, क्या है। हाँ, मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा था कि जैसे ईडी का अगर अपन पूरा रिकॉर्ड देखें 17 साल का, तो देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि कुल मिला के उन्होंने करीब लगभग 5,500 के करीब लोगों के यहाँ जांच की, करीब 213 लोगों के यहाँ उन्होंने छापे डाले। वो कुल मिला के इस पूरे कार्यकाल में उन्होंने 23 लोगों को सजा हो पाई। तो चूंकि इससे ऐसा लगता है कि ये फैब्रिकेशन पे ज्यादा बिलीव करते हैं, ये हकीकत पे नहीं करते। अगर समझिए इनके पास ऑथेंटिक जानकारी होती तो वाकई ये सही कागजों के ऊपर कार्रवाई करते। श्रीवास्तव साहब, आप जैसे विद्वान और अनुभवी राजनेता से मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो जो आपने जिक्र किया वो बिल्कुल ठीक आंकड़े दिए। उससे पहले के मनमोहन सिंह कार्यकाल के 10 साल के आंकड़े भी कमोबेश वो के वही हैं। उतने ही 1000 मामले दर्ज हुए, उतने ही पर कार्रवाई हुई और उतनी ही करीब करीब कन्विक्शन रेट है। तो प्रभु दोनों को एक साथ देखिए ना। आप जैसे विद्वान लोगों से मैं जानता हूँ आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। नहीं विजय भाई, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी की जो 10 साल की सरकार थी यूपीए की, उसमें कुल 112 लोगों पे केस रजिस्टर्ड हुए थे, कुल 112। ये जो पूरा है ये 2014 से लेकर 3000 से ज्यादा मामले बने सर ईडी के 10 साल में मनमोहन सिंह सरकार में। आप चाहें तो मैं पूरा डिटेल में दे दूं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं ये कह रहा हूँ वो ईडी तो खैर हमेशा ही वैसा काम करती है, आपने जैसा सिखाया वही अफसर तो हैं, अभी रिटायर थोड़ी हुए हैं। नहीं, अभी हमारी ठीक है श्रीवास्तव साहब, चलो इस पर चर्चा करेंगे। अश्वनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे भी बात मेंबरशिप नहीं ली जी, एक बार अश्वनी जी से भी बात कर लेते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। सर ये बताइए क्या घपला, ये कानून की कार्रवाई जो है एक तरफ कैसे होती है? देखिए विजय जी, 2 मूट क्वेश्चन है यहाँ पर जी। एक तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि स्टूडियो थोड़ा वॉल्यूम जो है एडजस्ट किया जाए। ठीक है। दो मूट क्वेश्चन है। पहला ये कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत आज बाउंड है उन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के प्रोविजंस को मानने के लिए 0 इंटरेस्ट रेट पर कमर्शियल पर्पज के लिए लोन दे सकती है? पहला क्वेश्चन ईडी के सामने जो कंसीडर करने के लिए है वो एक है। दूसरा, एजेएल ने अपने जो डेब्ट्स थे उन प्रॉपर्टीज को पे करके बेच करके क्यों नहीं पे किया? जी। तीसरा, जो 50 लाख रुपए कन्वर्ट हुए इक्विटी शेयर्स के एजेएल के और उसके बाद फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी यंग इंडिया लिमिटेड की बनी और जिस पर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अपनी फाइंडिंग दी। और दुबे साहब आज हम है ना केस की मेरिट और डीमेरिट्स पे बात ही नहीं कर रहे। सब लोग कह रहे हैं कि केस जो होगा उसकी तो जांच हो जाएगी। बात ये हो रही है कि ईडी की जो गाड़ी है वो सिर्फ एक ही तरफ क्यों चलती है? देखिए उसके ड्राइवर स्टीयरिंग में दूसरी साइड नहीं है क्या? वो दूसरी तरफ नहीं घूमती? मैं दो बातें समझता हूं कानून का विद्यार्थी होने के नाते जी, कि ईडी एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसकी सारे प्रोविजंस, उसके सीजर की पावर, एक्विजिशन की पावर, सॉलिटरी पावर, पोजीशन की पावर, वो सारी पावर्स को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया 3 जजेस के बेंच ने यूनानिमस जी। और उसमें मैक्सिमम जो पिटीशंस लगी थी उन लोगों की लगी थी जो लोग कह रहे थे कि ईडी पावर्स को मिसयूज कर रही है। अभी इस देश की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अभी उसके बाद अपोजिशन लीडर्स ने चिट्ठी लिखी है, एक बड़ी चिट्ठी लिखी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। दूसरा आज ही लिखी है, आज ही चिट्ठी लिखी है। एक जो सेलेक्टिव टारगेट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि अगर मान लीजिए एक जगह जमानत हो गई तो कानून की रक्षा हुई, कानून का पालन हुआ और किसी केस में नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के दबाव में काम किया। हम सब उस कोर्ट में
काम करते हैं, उस कोर्ट के पार्ट एंड पार्सल हैं। हम लोग वहां की इंडिपेंडेंस और अनबायसनेस और कोर्ट की लॉ के प्रति जो अकाउंटेबिलिटी है उसको हम लोग देखते हैं। अगर ऐसा होता तो पेगासस के केस में क्या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनती, पेगासस के केस में क्या जांच होती सुप्रीम कोर्ट के जज के सुपरविजन में, ऐसा होता तो आशीष मिश्रा के केस के सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करती मॉनिटरिंग कमेटी, ऐसा होता तो क्या फॉर्म लॉज को सुप्रीम कोर्ट करती। लेकिन सर बहुत सारी बातें हैं, देखिए ऐसा होता वाले सवाल तो ऐसे भी हैं कि ऐसा भी होता है कि आप 1,76,000 करोड़ का घोटाला बताते हैं फिर माफी मांगते हैं जो लोग इस पर जांच करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं, दोनों तरफ की बातें बहुत सारी है। लेकिन मैं आपसे समझना ये चाह रहा था कि क्या ईडी को ऐसा कार्रवाई करनी चाहिए। चिंतामणि जी तो समझा सकते हैं ये बात मुझे कि भाई जहां पर होगा वहीं पर करेंगे हम कार्रवाई। देखिए, जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या प्रीमियर एजेंसी किसी भी मामले में, इस मामले की जांच बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी मामले में जब कोई प्रीमियर एजेंसी मुकदमा पंजीबद्ध करती है या शेड्यूल ऑफेंस के तहत उसकी जांच करती है तो उसके बाद अदालतें उन सबूतों को इवैल्यूएट करती हैं। और अभी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा है, मान लीजिए कहीं पर कुछ नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर अदालत उसको डिस्कार्ड करेगी। ठीक है, जैसा अदालत ने सत्येंद्र जैन के केस में साफ तौर पर कहा कि फोटोकॉपी के बेसिस पर आप जो है हमसे चाहते हैं कि हम इसको आप पूरी इन्वेस्टिगेशन लेकर के आए, जिस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम ठीक है टाइम लगा हम दीजिए और हम फिर से प्रोड्यूस करते हैं। ये सारी चीजें अदालत और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बीच की अभी थोड़ा वेट करने की जरूरत है, उसको वेट करना चाहिए। अजय जी मैं आपसे इस पर जवाब लूंगा, लेकिन मेरे सहयोगी अली शरद जुड़ गए मेरे साथ जो राहुल गांधी जी के आवास पर है। अली, आप वहाँ पर क्या एक्टिविटी देख रहे हैं? अभी राहुल गांधी तो दिल्ली में नहीं है, वो रात को 10:30 बजे पहुँचने वाले हैं। लेकिन आपसे दो बातें मैं समझना चाहता हूँ। एक तो आपका ईडी पर बहुत एक्सपर्टीज है, अभी अश्वनी जी भी बात कर रहे थे कि भाई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, प्रीमियम एजेंसी है, क्या होने वाला है? आपके अंदर के सोर्स क्या कहते हैं? क्या और कार्रवाई सोनिया गांधी जी पर, राहुल गांधी जी पर या कांग्रेस ऑफिस पर छापामारी हो सकती है? क्या हो सकता है आगे का, और क्यों कांग्रेस को डर है? देखिए, बिल्कुल विजय जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से लगातार ईडी की कार्रवाई आगे की ओर बढ़ रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस में उग्र दिखाई दे रहा है, कांग्रेस प्रदर्शन की ओर जा रही है। क्योंकि कल भी जब ईडी कार्यालय पर लगातार छापेमारी ईडी की तरफ से कार्यालय पर चल रही थी, नेशनल हेराल्ड मामले में हेराल्ड हाउस पर, तो वहाँ पर भी काफ़ी प्रयास किया था, वहाँ लोगों ने जाम लगाया था जो प्रदर्शनकारी थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये नहीं चाह रही है कि ईडी की तरफ से कार्रवाई हो, जबकि ईडी अपना जवाब देने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। और ऐसे कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब देने ईडी को बाकी हैं, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ा मामला है। 2010 में ये पूरा मामला निकल के आया था, जब दूसरी कंपनी खोली गई थी यंग मंच के नाम से और यंग इंडिया के नाम से इस पूरे कंपनी का नाम था। तो उस कई सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अभी ढूंढने बाकी हैं। इस समय हम मौजूद हैं राहुल गांधी के आवास के बाहर, जहाँ पर काफ़ी सारे नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बताया जा रहा है 10:30 बजे राहुल गांधी यहाँ पहुँचेंगे और कई महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए नेता यहाँ अंदर पहुंच चुके हैं। जी अनिल, मुझे ये बताइए, मैं आपकी ताकत को, रिपोर्टिंग की एक्सपर्टीज को समझता हूँ, आपकी ईडी में बड़ी पहचान है, सोर्स बहुत है। मुझे छोटा सा ये समझाइए अनऑफिशियल ऑफिशियल तरीके से कि क्या अनऑफिशियली ऑफिशियली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि आगे क्या होने जा रहा है? ये इस रात की सुबह होगी या रात को भी कुछ हो सकता है? देखिए, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता विजय जी। जिस तरह से ईडी अपने काम को आगे बढ़ाते हुए लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है इस ईडी में जो देख रेख कर रही हैं वो तेज़ तर्राक अधिकारी कहलाती हैं ईडी की, और उनका नाम है मोनिका शर्मा, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं ईडी के अंदर। वो लगातार इसमें पहलू तलाश कर रही हैं और ईडी में के अंदर देखते हुए अपनी टीम गठित करके लगातार छापेमारी कर रही हैं। बताया जाता है उनके बारे में कि वो तेज तर्राक अधिकारी हैं और जिस भी मामले में वो बीच में पड़ती हैं, जब तक उसका दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर लेती हैं, उससे पहले वो नहीं हटती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली, आप बने रहिए हमारे साथ, ताकि कोई अपडेट होगा तो आप हमें देते रहिएगा। अजय जी, ब्रेक पर जाना, लेकिन एक छोटी सी बात समझना चाहता हूँ। हमारे प्रोग्राम का नाम है सत्य की विजय, और कांग्रेस के नेता अक्सर कह रहे हैं पिछले दिनों से कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जब पराजित नहीं होना तो क्या डर? देखिए, कांग्रेस का नेता नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसको हम मानते हैं। कांग्रेस के लोग इस अंतरात्मा के आवाज के साथ मानते हैं कि सत्य है, सत्य की ही हमेशा विजय होती है। विजय जी, सर आत्मा की आवाज पर मत जाइए, अभी राष्ट्रपति चुनाव में देख लिया आपने अंतरात्मा की आवाज का हाल। और जहां तक बात आपने कही, डर नहीं, कहीं डरने वाले हम लोग नहीं है, घबराने वाले नहीं है।
हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे विजय जी। ठीक है, ये अंग्रेजियत से थोड़ी डरेंगे। तो डराने का काम जहां तक बात है, 2-3 पॉइंट जल्दी से मैं, प्रोफेसर साहब ने, चिंतामणि जी ने कहा हम विषयांतर करते हैं, नहीं करते हैं, आंकड़ों में हम नहीं खेलते हैं। आंकड़ा तो सार्वजनिक तौर पे है। इनके 142 अड़पति मित्र बढ़े कि नहीं इस दौरान। अजय जी, इस पर इनके कुछ आगे हम लोग बात करते हैं, अभी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाना है मुझे। ब्रेक पर जाएं इससे पहले आज के सवाल की बात करते हैं। हमारे आज का सवाल है कि क्या यंग इंडिया का दफ्तर सील करना सिर्फ कानूनी कार्रवाई है? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर दे सकते हैं, हाँ या ना में। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ईडी के एक्शन की और कांग्रेस के रिएक्शन की। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर ट्वीट करके मोदी सरकार पर हमला किया। कांग्रेस ने कहा कि सत्य की आवाज नहीं डरेगी, पुलिसिया पहरों से गांधी के अनुयायी लड़के जीतेंगे इन अंधेरों से। नेशनल हेराल्ड का ऑफिस सील करना, कांग्रेस मुख्यालय को पुलिस पहरे में कैद करना तानाशाह की डर और बौखलाहट दोनों दिखाता है, पर महंगाई और बेरोजगारी के सवाल तो फिर भी पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आर्थिक अपराध के आरोप केवल विपक्ष के नेताओं पर ही हैं। आज की तारीख में आर्थिक अपराध के आरोपी कुछ बीजेपी नेता और कुछ पूर्व बीजेपी नेताओं पर भी हैं, लेकिन फिलहाल उनके खिलाफ ईडी का कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिल रहा। एक बड़ा नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी में आने से पहले कांग्रेस में थे। जब कांग्रेस में थे तो अब उनके खिलाफ आर्थिक अपराध का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन जब से बीजेपी में आए हैं तब से आर्थिक अपराध का मामला पूरी तरह से ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दे रहा। एक और बड़ा नाम है मुकुल रॉय। मुकुल रॉय का सियासी सफर बेहद दिलचस्प है। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि परसों तक वो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस में थे, कल बीजेपी में शामिल हो गए और आज फिर टीएमसी में आ गए। मुकुल रॉय पर भी शारदा घोटाले और नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस में आर्थिक अपराध के आरोप थे, यानी ईडी इन पर कार्रवाई कर सकता था, लेकिन कुछ दिन बीजेपी में बिताने की वजह से फिलहाल उन पर कोई खतरा नहीं। पश्चिम बंगाल का ही एक और बड़ा नाम शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी भी टीएमसी के बड़े नेता थे एक जमाने में। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आ गए, ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीता। तब से इनके खिलाफ भी आर्थिक अपराध का केस काफी सुस्त पड़ गया है। प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय साहब, ये 3 नाम हमने कुछ बताए हैं, कुछ और बड़े नाम हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते थे, अभी छोड़ दिए हमने नाम। तो इन पर भी कुछ कार्रवाई ईडी को करना चाहिए। ये ईडी की जो गाड़ी है एक्शन वाली, वो इधर भी भेज दिए, थोड़ा सा अजय जी के पास ही भेजते हैं आप। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कार्रवाई चल रही है वो बंद नहीं हुई जी। उसमें आप ये जो मामला है एजेएल का जी, तो ये 2008 से चल रहा है और इसकी चूंकि सुस्त गति थी, इसलिए ईडी को हस्तक्षेप, चूंकि ये बहुत बड़ा 2000 करोड़ का और घोटाले का मसला है और कांग्रेस में एक पूरी पद्धति है, कांग्रेस में पूरी एक परंपरा है घोटाले की, तो ये स्वाभाविक घोटाला है। अगर वो उसमें है तो जो एजेंसी है वो अपना काम करेगी। एक शब्द भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी अधिकृत व्यक्ति ने उनके पक्ष में नहीं कहा है। एजेंसी अपना काम करे, एजेंसी उनको गिरफ्तार करे, उनको सजा दे, लेकिन तथ्यों के आधार पर वो करे, तो कोई किसी ने रोका नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये रोका नहीं है, लेकिन ये जाते क्यों नहीं है वहां पर? आप जैसे पावरफुल लोगों को बोलना चाहिए कि अरे सारी गाड़ियां इधर ही भेज रहे हो कांग्रेस दफ्तर पर, थोड़ा सा शुवेंदु अधिकारी के घर भी भेजिए। आप तो बोल सकते हैं उनको। लगता है कि ये जो भाव है ये केवल विपक्ष में रहने की जो स्वतंत्रता है, केवल इसी तरह का आरोप है कि आप इधर क्यों नहीं करते, इधर क्यों नहीं करते। भाई आप अपना जवाब दीजिए, कांग्रेस अपना जवाब दे। आप इधर के आपने उसको क्यों नहीं किया, उसको क्यों नहीं किया, मुझे ही क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप अपराधी हैं और आप उसके तथ्य दीजिए, प्रमाण दीजिए। भाई कोयला घोटाला खुला तो कोयला घोटाला इनके ही समय था, तथ्य और प्रमाण सामने आया, सजा हुई कि नहीं उसमें। चारा घोटाला, आज तक लालू यादव जी जेल में है, उनका बुढ़ापा खराब हो गया। तो ऐसे तमाम घोटाले, तो आपको तथ्यों पर बात, कोयला घोटाला में विनोद राय जी ने कुछ किया है क्या अभी याद है? दूसरा मेरी बात सुन लीजिए।
दूसरा मैं कह रहा था कि ये बार बार जो है बड़ी आदर्शात्मक बात कर रहे हैं कि साहब सत्य कभी पराजित नहीं होता और ऐसा नहीं होता और हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। गांधी जी की आत्मा आज रो रही होगी कि किस तरह ये उनके बनाए हुए सिद्धांतों को और जिस पर जीवन भर चले और उन्होंने जो मार्ग दुनिया को दिखाया, अच्छे अच्छे शब्द दिए, उस शब्दों का किस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं। ये यंग इंडिया नाम का तो अखबार निकालते थे गांधी जी, उनके सैकड़ों हजारों लेख। आज गांधी जी के बारे में उनके विचार कुछ जानना होता है तो उनके जो 100 वॉल्यूम है उसमें यंग इंडिया के तमाम उनके लेख हैं। उस यंग इंडिया के जैसे आदर्श नाम को इन्होंने किस तरह घोटालों में उपयोग किया है, ये देखे। इसी तरह के गांधी जी का दुरुपयोग ये कर रही है कांग्रेस और उसको आदर्श का नाम दे रही है। कुछ नहीं है इसमें, केवल इतना है कि 2000 करोड़ की संपत्ति गांधी परिवार ने अपने नाम करवा ली और जो दो बाकी हैं अक्षर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा अब है नहीं, और कुल करके वो ऐसे लोग थे जिन्हें जाना ही जाना था कुछ 2-4 साल में, और सारी संपत्ति 2000 करोड़ की राहुल गांधी जी की, सोनिया गांधी जी की और प्रियंका गांधी जी की हो जाती, प्रियंका वाड्रा जी की। बस यही था। अजय जी, बहुत बूढ़े कांग्रेसी रखने की क्या जरूरत थी, कोई युवा कांग्रेसी आपको नहीं मिले। तो कुल करके ये संपत्ति हड़पने का इश्यू है, इसमें सजा होकर के रहेगी। जी अजय जी, महात्मा गांधी की आत्मा रो रही है, चिंतामणि जी को भी इस बात की चिंता है। हाँ, चिंतामणि जी को बहुत चिंता है। महात्मा गांधी जी की आत्मा रियल में रो रही है। जब जिसमें पूजा करते हैं ये महात्मा गांधी जी की हत्या करने वालों की, करवाते हैं दिल से, मोदी जी भी उसको माफ नहीं करते हैं, भोपाल के सांसद को। कहानी क्या है पूरा देश देख रहा है, छोड़िए उस बात पर मैं नहीं आऊंगा। महात्मा गांधी जी को पता है कि यंग इंडिया को जो बनाया था और यंग इंडिया का जो अभी उद्देश्य है जो हमने बनाया है, कभी पढ़ लेते तो अच्छा लगता, क्योंकि प्रोफेसर साहब हैं इसलिए मैं उनको जरूर कहूंगा। बाकी भाजपा प्रवक्ताओं को मैं नहीं बोल पाता है बात। सर, महात्मा गांधी की बात छोड़िए, आप राहुल गांधी जी को पता है कि नहीं पता क्या हुआ है? जी, एजेएल का जो उद्देश्य है वही सेम यंग इंडिया का उद्देश्य है, पहली बात। दूसरी बात, एक सिंगल रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो, मनी का ट्रांसफर हुआ हो, चल संपत्ति अचल संपत्ति की ट्रांसफर हो, तो जहां कहिएगा वहां मैं खड़ा होकर के सजा लेने के लिए तैयार हूं। तीसरी बात, जो बात अभी इतनी लंबी चौड़ी हो रही है, नन फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिस कंपनी से 1 रुपया ना कोई ले सकता है, इवन उसका डायरेक्टर नहीं ले सकता है। सिर्फ उस पूरे चीज को जो अभी हमारे साथी विद्वान है अश्विनी दुबे जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उन्होंने बोला था ये बात और अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को दे सकती है ऐसा पैसा। चुनाव आयोग में जाकर के ये बात पर बहस हुई थी, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा कि हाँ दे सकता है, 0 इंटरेस्ट में पैसा दे नहीं सकता। अजय जी एक चीज समझाइए, अजय जी एक चीज समझना चाहता हूँ मैं, आपकी बात सब मैं सुन रहा हूँ। एक चीज समझाइए कि ये चिंतामणि जी की जो भी कार्रवाई हो रही है, आप कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा, सब कुछ, आप कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते? बोले कि बंद करिए, ये सब झूठ चला रही है सरकार। कोर्ट में क्यों नहीं जाते आप? ये रोज अभी तक विजय जी यहाँ जो बैठे हुए जितने हमारे पैनलिस्ट हैं सब विद्वान लोग हैं, जरा ये बताएं कि ईडी ने या कहीं किसी थाने में देश की किसी सरकार ने कहीं कोई इस पर केस किया है? ये कोई केस हुआ हो तो बताइए जरा। FIR लॉज है, पॉलिटिकल वेंडेटा के खिलाफ FIR लॉज केस में चले जाइए ना। FIR लॉज नहीं है। FIR लॉज हो तब तो जाए, तो FIR तो पहले लॉज कराते। ये इतना जो सेंसेशन बना रहे हैं, सेंसेशनल माहौल बना रहे हैं, सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनको प्रतिशोध धधक रही है इनके अंदर। श्रीवास्तव जी, आपको जोड़ना 75 वर्ष में जो कांग्रेस ने इतने वर्षों से किया, स्वतंत्रता की आंदोलन की लड़ाई लड़ी, उस ओल्डेस्ट पार्टी के प्रति इनकी कहीं न कहीं ईर्ष्या और द्वेष का भाव है। यदि ये डरते नहीं है, धधकते नहीं है, तो ये इस तरह के भाव, फियर का जो भय का माहौल है वो नहीं पैदा करते। लेकिन भय के माहौल से विजय जी हम लोग नहीं डरने वाले। मैं जानता हूँ, सच बात है, हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं, हम लोग नेहरू के अनुयायी हैं, सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी हैं, भगत सिंह के अनुयायी है, जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के विरुद्ध। ये लोग तो अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे, पूरा देश जानता है। हिंदू महासभा क्या कर रही थी, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रही थी। अभी उस पर बाद में बहस करेंगे हम लोग, श्रीवास्तव साहब। जाए, लेकिन हम नहीं डरने वाले, हम रहेंगे, सत्य की ही विजय होगी, जो आपके कार्यक्रम का आज मुख्य आधार है। जी श्रीवास्तव, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता तो नहीं हूँ जी, लेकिन मैं एक बात जरूर, जब इतिहास देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जिस गांधी परिवार ने अपना आनंद महल, जिसकी आज कीमत शायद ऐसा कहा जाता है करीब 7 से 8 हजार करोड़ की है, वो उन्होंने देश को समर्पित कर दिया, और वो खाली इसके लिए इस प्रकार की हेरा फेरी करें ऐसा लगता नहीं है। खैर, ये चूंकि मुद्दा जांच पे चल रहा है और इस पे एक प्रक्रिया चल रही है, तो इस पे ज्यादा कहना ठीक नहीं है। लेकिन आदरणीय प्रोफेसर चिंतामणि जी अभी महात्मा गांधी की आत्मा की बड़ी बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी जी की आत्मा बड़ी रोई होगी आज से 5 दिन पहले, जब गुजरात के अंदर 55 लोग
नकली शराब पी के मारे गए, जिसको स्टेट डेट, जिसकी जो स्टेट कही जाती है कि ड्राई स्टेट है, और वो आदिवासी थे, जिन आदिवासियों का नाम ले लेकर भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कि किस अपने नेताओं के नाम ले रही है और किस प्रकार से आदिवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कितने काम कर रही है। तो वहां महात्मा गांधी की आत्मा के लिए तो अब आदरणीय चिंतामणि साहब को ज्यादा सोचना चाहिए। तीसरी मैं कानूनन बात कहना चाहता हूं विजय भाई, देखिए आज ईडी इतनी निर्भीकता से काम क्यों कर रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं आपको जी। 23 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है, और ऑर्डर उन्होंने किया ये कहते हुए कि बगैर प्रायर परमिशन के जी, बगैर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की प्रायर परमिशन के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब ये प्रायर अथॉरिटी कौन है? ईडी के लिए प्रायर अथॉरिटी है आदरणीय अमित शाह साहब, होम आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हिस्सा है। अब जब वहां पर अगर कोई प्रायर परमिशन के लिए जाएगा तो परमिशन मिलेगी कैसे? चाहे हम कितनी भी नैतिकता की बात कर लें, और चाहे, क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात, इसका उलट ये भी तो होगा कि यदि प्रायर परमिशन के बिना नहीं होगा तो फिर वो अफसर कार्रवाई कैसे करेगा? वो भी तो डरेगा। यही तो मैं कह रहा, ना, अगर किसी अधिकारी ने इनजस्टिस किया है, इसके पहले ये व्यवस्था थी, यदि किसी एग्री पार्टी को ये लगता है कि किसी अधिकारी ने कानून की अनदेखी की है तो उसके खिलाफ वो जाके कोर्ट पे खड़ा हो सकता था। अभी वो कोर्ट में सीधा नहीं जा सकता, उसको पहले उस डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, उससे अनुमति लेना पड़ेगी। अब वो अगर पॉलिटिकल बॉसेस हैं, वो अगर राजनीतिक लोग हैं, वो अनुमति क्यों देंगे? क्योंकि उनके इशारे पे तो कार्रवाई हो रही है। तो अभी जो ईडी पूरी तौर से बगैर परिणामों की चिंता किए जो कार्रवाई इनके अधिकारी कर रहे हैं, उनको मालूम है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की इम्यूनिटी है, और ये बड़ी होशियारी के साथ काम हुआ है कि पहले सुप्रीम कोर्ट से उनको इम्यूनिटी दिलवा दी है, और उसके बाद उनसे कहा गया है कि अब आप कार्रवाई करिए। अब कार्रवाई पक्षपातपूर्ण क्यों हो रही है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं शायद इसके पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं फिर से दे रहा हूं देश के सामने, कि उत्तर प्रदेश के एक ज्वाइंट डायरेक्टर थे ईडी के, आदरणीय राजेश्वर सिंह जी, वो ईडी के अधिकारी थे, इस्तीफा देते और उनको तत्काल भारतीय जनता पार्टी अभी हाल के चुनाव में विधानसभा का टिकट दे देती है, और वो सरोजनी नगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जीत के अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में बैठे हुए हैं। प्रश्न ये उठता है, इस प्रश्न पे हम सब लोगों को चिंतन करना चाहिए कि आखिर एक अधिकारी जिससे तत्काल इस्तीफा देता है, तत्काल भारतीय जनता पार्टी का टिकट बन जाता है, ये तो निश्चित है कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से पूरी तौर से लवरेज था। तो उसके कार्यकाल में जो किया गया काम है, हम उसे निष्पक्ष माने या हम उसे किसी पार्टी के इशारे पे? बहुत सारे नाम श्रीवास्तव जी, फिर वही बात आ गई, आपको इतने नाम याद रहते हैं, आप बहुत आजकल सेलेक्टिव हो गए। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे, जो एसएसपी रहे पटना में, रांची में, बहुत जगह पर, और वो फिर चुनाव लड़ लिए तुरंत उसके बाद में। तो अब इसमें कहाँ जाएंगे? ये तो आपको पता है कि सारा कुएं में भांग घुली हुई है। नहीं विजय भाई, मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ बात निष्पक्षता की आ रही है। निष्पक्षता की बात तो देखिए, और मैं आपसे पुलिस ऑफिसर के लिए भी होगी ना श्रीवास्तव साहब, उन पुलिस ऑफिसर के लिए भी होंगी ना जो तुरंत छोड़ के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ लेते हैं। तो ये तो पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। नहीं, मैं सहमत हूं आपकी बात से, मैं सहमत नहीं, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैं नामों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं कार्यक्रम में, क्योंकि सभी लोग इस तरह से कर रहे हैं, इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि मैं किसी का नाम लूं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कोई भी ऑफिसर्स हो। दुबे साहब, ये थोड़ा सा मुझे समझाइए। श्रीवास्तव साहब ने बहुत टेक्निकल बात की कि भाई ये जो इम्यूनिटी मिल गई है, इससे सारा गड़बड़ हो रहा है। आप तो सुप्रीम कोर्ट को भी समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को थोड़ा सा समझाइए मुझे, क्या हुआ है? देखिए विजय जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर आने से पहले अगर दो बातें नहीं कहता हूं तो शायद अजय जी मुझे बायस्ड होने का ठप्पा लगा देंगे जी। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें आज तक कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ, जिसको कहते हैं व्यापम घोटाला। चिंतामणि जी बैठे हुए हैं जी, और बड़े सारे विटनेसेस उसमें जो है किन सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में मरे, उसका भी कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो मैं समझता हूं कि अगर इम्पार्शियल इंक्वायरी की बात होती है तो थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेशी हूं जी, तो मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा व्यापम पर भी अगर दृष्टि डाली जाएगी तो कम से कम जो लोग उसमें बिना वारंट के सालों साल जेल के अंदर रहे, तो जो प्रोसेस पनिशमेंट बना उस पर कार्रवाई। दूसरा, मैं अजय जी को भी बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा कि ये मामला ईडी ने खुद से इंस्टीट्यूट नहीं किया जी। ये मामला सुब्रमण्यम स्वामी जी की पिटीशन पर पटियाला हाउस कोर्ट की मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, या तो हम न्यायिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को भी डिस्कार्ड कर दें, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने उसमें कहा कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है।
अब चूंकि बीच के पीरियड में हाईकोर्ट में स्टे रहा और उसके बाद जब स्टे हटा तो ये प्रोसीडिंग हुई, एक पैरेलल मुकदमा चला। दूसरा मुकदमा इनकम टैक्स जो एक अलग सेपरेट प्रीमियम एजेंसी है, उसने जांच करके पाया कि टैक्सेशन का भी स्कैम हुआ, टैक्सेशन का भी घोटाला हुआ। ये दोनों पैरेलल प्रोसीडिंग्स हैं। मैं समझता हूं कि अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इन्वेस्टिगेशन में देश के इतने बड़े नेता के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि लॉ की जो प्रक्रिया है उसका पालन करें। अब आपने बड़ा प्रश्न पूछा कि क्या कोर्ट को पावर नहीं है। सेक्शन 8 जो पीएमएलए एक्ट का है और जिसकी वैधानिकता को कोर्ट ने प्रॉपरली अभी अपनी 455 पन्ने की जजमेंट में एसर्टेन किया जी। कहा कोर्ट को कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि अगर लगता है कि उसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट अवेलेबल नहीं है जिस पर जांच हो रही, कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो कोर्ट उस पर एक्शन लेकर के उस जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको शैडी इन्वेस्टिगेशन, मैलिशियस इन्वेस्टिगेशन, रॉन्गफुल इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन एट द बिहेस्ट ऑफ द स्टेट और स्टेट पैट्रोनाइज। नहीं दुबे साहब, मैं वो समझना चाहता हूं जो श्रीवास्तव जी ने कहा इम्यूनिटी की बात, कि इम्यूनिटी से ये गड़बड़ हुई है। देखिए इम्यूनिटी तो पुलिस अथॉरिटी भी जब किसी की जांच करती है तो पुलिस अथॉरिटी भी अगर मुकदमा दर्ज करता है एसएचओ तो उसके पहले फिर एसपी की परमिशन लेता है, एसपी उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो गई। उसी तरह से ईसीआईआर रजिस्टर होती है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर मान लीजिए ईसीआईआर हुई तो अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेगी। होम मिनिस्ट्री किसी ना किसी के अंदर में काम करेगी, चाहे इधर फाइनेंस मिनिस्ट्री काम करे चाहे होम मिनिस्ट्री काम करे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ओवरसी करने के लिए दोनों जगहों पर है। धारा 154 में एफआईआर दर्ज होती है, 155 में उसको अपीलेट कोर्ट अपीलेट अथॉरिटी जो सुपरवाइज करती है, 156 में वो कोर्ट जाता है। सिमिलरली यहाँ ईडी के उसमें भी एक प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने अप्रूवल देती है। आपको ग्रीवांस है, आप वहां भेजेंगे। एक मिनट आप बाद में रोकिएगा, पहले मुझे कंप्लीट करना। उसी तरह से जब एनएसए जैसी भी कार्यवाहियां होती हैं तो रिप्रेजेंटेशन फाइल किया जाता है, उस रिप्रेजेंटेशन के बाद तो ये तो सब लॉ मेकर्स के द्वारा बनाया गया कानून है और प्रक्रिया है। ठीक है, पालन करने में अगर हम इसको वेंडेटा का नाम देते तो मैं समझता हूँ रूल ऑफ लॉ में हम विश्वास नहीं रखते। ठीक है श्रीवास्तव जी, छोटा सा जवाब, मैं सबसे जवाब लेना चाहता हूँ आखिर में जी। दुबे जी ने जो बात की है मैं उससे सहमत हूँ। ये बात सच है कि लॉ मेकर ने तो गलती की है, उसी को लेकर आज एक ज्ञापन दिया गया है सारे लोगों की तरफ से कि एक फाइनेंस बिल के नाम पर आप धूर्तता के साथ उसमें एक कानून को जोड़ के और उसको कानून बना देते, एक लाइन जोड़कर, और उस कानून उस लाइन से आप पूरे की पूरे पीएमएलए एक्ट का आप मिसयूज कर रहे हैं, यही तो आरोप लगाया है। इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि 451 पेज का जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो अंतिम है, वो कोई डिवाइन ऑर्डर नहीं है। उसमें भी उन्होंने इस बात की छूट दी है कि अगर आप हायर बेंच पे जाना चाहते हैं, अगर इससे बड़ी बेंच पे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। और यही मांग अभी हम लोगों ने भी की है कि आप हमको इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट को हायर बेंच पे जाना चाहिए। आप मुझे बताइए कि किसी व्यक्ति को आपने पहले पकड़ लिया और उसके बाद आप उससे कह रहे हैं कि आप पहले ये सिद्ध किए कि आप निर्दोष हो जी, ये वो आदमी कैसे प्रूव करेगा अपने आप को कि वो निर्दोष है? और आप उसको उसकी एफआईआर की, इस पे एफआईआर नहीं होती है, इस पे ईसीआई होती है, वो आप उसको देने को तैयार नहीं हो। किस आधार पे अपनी बात कहे कि उस पे केस क्या रजिस्टर किया गया है, उस पे आरोप क्या लगाए गए हैं, वो किस प्रकार से अपनी सफाई दे, ये सारे मुद्दे डिबेट किए हैं। ये बात में बिल्कुल सच है, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जो हमारे लॉ मेकर हैं इन्होंने ही इस प्रकार के कानूनों का संरचना की है जिससे आम आदमी पीड़ित हो। अब जब वो खुद पीड़ित हो रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि कानून कितने गलत ढंग से ड्राफ्ट किए गए। और यही जो अधिकारी हैं आज, जिनकी तारीफ आज हम कर रहे हैं, यही परमवीर सिंह थे इसके पहले, जिनकी तारीफ आदरणीय देवेंद्र फडणवीस करते थे। उन्होंने उनको थाने का पुलिस कमिश्नर बनाया था और उसी को कंडेम हम लोग करते थे, आज ठीक है सर, बीजेपी कर रही है। मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, काफी चाहता हूं श्रीवास्तव जी, वो पूरी तौर से निष्पक्ष दूध के धुले हुए हैं जी। चिंतामणि जी, श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं, एक चीज में जोड़ दूं, बस आप बोलिएगा। एक चीज श्रीवास्तव जी ने कहा कि जो गड्ढा हम खोदते हैं किसी के लिए, दूसरे के लिए, उसमें खुद भी गिर सकते हैं, ये उन्होंने समझाया। मुझे मोटी बात समझ आई कि श्रीवास्तव जी ऐसी बात कैसे कर सकते हैं जी। कांग्रेस के लोग और तमाम विपक्षी पहले जो तमाम एजेंसियां उन पर सवाल उठाते थे, सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए, सीबीआई पर भी सवाल उठाए, लेकिन आज तो उन्होंने कमाल कर दिया। ये तो उन तमाम सांसदों के विवेक पर प्रश्न उठा रहे हैं, ये संसद पर प्रश्न उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप भी अगर सांसद थे तो मैं आपके विवेक पे भी उंगली उठा रहा हूँ। क्यों ऐसा कानून बनाया तो जिसमें एक आदमी को न्याय ना मिले? कांग्रेस को कष्ट हो रहा है,
क्यों ऐसा कानून बनाया जिससे विपक्षी लोगों ने जो तमाम घोटाले किए वो पकड़ में आ रहे हैं? ना इसमें 5,000 लोग आम आदमी का विषय नहीं है, ईडी आम आदमियों तक नहीं जा रही है। ना प्रोफेसर साहब जा रही है जिसने घोटाला किया है, आम आदमी तो खुश हो रहा है। मालवीय साहब एक बात बताओ, एक बात समझाइए मुझे कि ये सवाल विवेक का नहीं है ना, सांसदों पर विवेक का नहीं है। यदि सांसदों पर विवेक का होता तो फिर तो आप अमेंडमेंट ही नहीं करते कानूनों में। आप जो कानून बनाते हैं उनको ही तो अमेंड करते रहते हैं। तो ये विवेक की बात नहीं है, कई बार गलती होती है, उसको ठीक करना होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब तो संसद पर सवाल करना है तो कमाल, और इसलिए कि कांग्रेस को कष्ट हो रहा है, इसलिए कि आरजेडी पकड़ में आ रही है, इसलिए कि तमाम जो तृणमूल कांग्रेस के नेता के पास करोड़ों पकड़ में आ रहे हैं, इसलिए अब कानून ही गलत बना है। प्रोफेसर साहब मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ, इस पूरे 17 साल में टोटल करीब 5,500 लोगों को ईडी ने परेशान किया है, और कितने लोगों को उन्होंने सजा दिलवाई? 23 लोगों को। इसका मतलब हुआ कि बाकी के लोगों को जो पीड़ित किया वो सामान्य लोग थे। इसमें राजनेता कितने हैं? मैं कॉमन आदमी की बात कर रहा हूँ। ये जो कानून बना, उस कानून से जो आम आदमी पीड़ित हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ब्रजमोहन जी एक छोटा सा कमेंट मैं अजय जी का चाहता हूँ, क्योंकि उनको मौका नहीं। जी अजय जी कुछ लास्ट कमेंट, वक्त नहीं है बिल्कुल। जी प्रोफेसर साहब को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि दूध के धुले भाजपा के लोग जो है, जिन 3 नामों की आपने चर्चा की, और रमन सिंह भी नान घोटाले में थे, व्यापम में अभी अश्विनी दुबे जी ने कहा, ये इन लोगों पर भी कभी कुछ ईडी महाराज को भेज करके जरा देखते कि वहां क्या कुछ हुआ है या नहीं। यहाँ नहीं भेजेंगे, क्योंकि भाजपा के कार्यालय में कुछ ऐसा पानी है विजय जी, आप भी पी लेंगे तो एकदम भक्ति हो जाएगी आपके अंदर भी। भांग वहां डाल रखा है इन लोगों ने। ईडी वाले भी आजकल रोज जाकर पानी पीते हैं वहां, वहीं से फिर आते हैं और वो ढूंढते रहते हैं कि अब किस विपक्षी नेता के यहाँ जाना है। ठीक है सर, अजय जी अब हम लोग मस्त हैं, पानी, हाँ ठीक है, आप मस्त रहिए और परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। अब पानी की बात आपने ऐसे कह दी कि कोई पानी पी रहा है, कोई पानी पिला रहा है, पता नहीं, ठीक है, और कोई पानी पी पी कर कोस रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजमोहन जी आपका शुक्रिया, अश्विनी जी आपका, प्रोफेसर मालवीय आपका, और डॉक्टर अजय उपाध्याय आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और मेरा ज्ञानवर्धन किया। बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था कि क्या यंग इंडिया का दफ्तर सील करना सिर्फ कानूनी कार्रवाई है। इस पर 70% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, माफ कीजिए 52% लोगों ने हाँ के पक्ष में वोट किया है, और 48% लोगों ने नहीं कहा है। मतलब ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कार्रवाई हुई है, लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं है जो समझते हैं कि ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं है। आपने नेताओं की बात सुनी, जनता की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी। अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। सुबह से चीन ताइवान, फिर तिरंगे पर संग्राम, और अब ईडी पर घमासान। कुछ यूं रहा दिन भर का तकिया कलाम। कभी कभी कोई खबर ऐसी नहीं होती जिन पर टीवी डिबेट किया जा सके, जिसे हम जर्नलिज्म की लैंग्वेज में ड्राई डे कहते हैं। लेकिन आज का दिन खबरों के मामले और काम के मामले में थोड़ा थका देने वाला रहा, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करने वाला। नैन्सी की भागा दौड़ी सुबह, फिर बीजेपी की तिरंगा रैली, और फिर शाम होते होते ईडी का यंग इंडिया ऑफिस पर तालाबंदी। हमारे ऑफिस में भी वर्क प्रेशर अचानक से बढ़ गया। ग्राफिक्स बनते जा रहे थे, धड़ाधड़ स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, लेकिन डर इस बात का था कि कहीं ताइवान वाला ग्राफिक्स ईडी पर न चल जाए। खैर खबर बड़ी थी, इसलिए डिबेट करना भी जरूरी था। ईडी के मामले में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि न्याय सबको मिलना चाहिए, फिर चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। और हाँ, न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।